कक्षा 9वीं गणित विषय के सभी खाली स्थानों के उत्तर का सॉल्यूशन हम इसमें करने जा रहे हैं। अध्याय 1 से हम शुरुआत करते हैं संख्या पद्धति से। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है खाली स्थान में। एक परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर खाली स्थान संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है, तो हमें वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। तो आपको यहाँ पर वास्तविक लिख देना है। संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p व q खाली स्थान है। तो p और q जो है ये पूर्णांक होने चाहिए। यदि r परिमेय संख्या है और s अपरिमेय संख्या है, तब r प्लस s और r माइनस s खाली स्थान संख्याएं होंगी, तो ये अपरिमेय संख्या होंगी। यानी कि इनको जोड़ने पर या घटाने पर अपरिमेय संख्याएं हमें प्राप्त होती है। कब प्राप्त होती? जब एक परिमेय संख्या हो और दूसरी अपरिमेय संख्या हो तब। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार खाली स्थान होता है, तो ये होता है अनवसानी अनावर्ती। कैसा होता है ये? अनवसानी, लिखने के पीछे अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती होता है। 2 पाई एक खाली स्थान संख्या है, तो यह अपरिमेय संख्या है। 2 और 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या आपको लिखनी है। 2 और 3 के बीच में लिखना है तो आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं 2.01 001 001 एंड सो ऑन। ऐसे आप कुछ भी संख्या लिख सकते हैं जो 2 से बड़ी हो और 3 से छोटी हो। 0.4928 परिमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव प्रसार कैसा है? इसका शांत है। देखिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। अंडर रूट में घात लग रही 3 और अंदर संख्या 2। पूछा है कि करनी घात कितनी है, तो यहाँ 3 लिखा हुआ है तो इसकी घात हो जाएगी 3। जो संख्याएं p बटा q जहाँ q नॉट इक्वल 0 के रूप में प्रदर्शित की जा सकती है, जहाँ p और q पूर्णांक है, कहलाती है। तो ये कहलाती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कहलाती है। अंडर रूट 2 एक खाली स्थान संख्याएं हैं, तो ये अपरिमेय संख्या है। 2.01 001 000 इस प्रकार से चली जा रही है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव प्रसार खाली स्थान है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है? तो यह है अशांत है और अनावर्ती है। अशांत व अनावर्ती। दो परिमेय संख्याओं के बीच खाली स्थान परिमेय संख्या होती है, तो यहाँ होती है अनेक परिमेय संख्याएं। दो परिमेय संख्याओं 0.10 फिर 100 फिर 1000 और 0.12 फिर 122 फिर 1 222 ऐसे करके इसके बीच एक अपरिमेय संख्या आपको यहाँ पर लिखना है। इन दोनों के बीच में लिखना है। तो यहाँ 10 तो चल रहा था, आप 1100 लिख लें। तो इस प्रकार से संख्या हो जाएगी 0.11 0 11 00 11 000 एंड सो ऑन। बहुत सारी संख्या हो जाएगी। के बाद देखिए संख्याएं जो p बटा q यहाँ पर q नॉट इक्वल 0 के रूप में प्रदर्शित नहीं की जा सकती है, जहाँ p q पूर्णांक होती है, कहलाती है। तो ये कहलाती है अपरिमेय संख्याएं। कौन सी संख्या कहलाती है? ये अपरिमेय संख्याएं ये कहलाती है। अध्याय 2 बहुपद। पहला प्रश्न, वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्यक होता है यदि p ऑफ a इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तब की बात होती है। 3 घात वाले बहुपद को खालिस्तान बहुपद कहा जाता है। 3 घात है तो ये त्रिघाती बहुपद कहलाता है। 2 पद वाले बहुपद को खालिस्तान कहा जाता है, तो ये इसको कहा जाता है द्विपद। 2 पदों वाले बहुपद को क्या कहा जाता है? द्विपद कहा जाता है इसे। उसके बाद देखिए भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस खालिस्तान होता है, तो ये होता है यहाँ शेषफल आपको लिखना है। बहुपद में
चर की घात सदैव खालिस्तान होती है, तो ये होती है पूर्ण होती है, यानी कि संख्याओं में होना चाहिए, पूर्ण संख्या में। -5 x की घात 4 प्लस 3x प्लस में x की घात 4 का गुणांक है, तो x की घात 4 के आगे -5 लिखा है, तो इसका गुणांक हो गया -5। बहुपद 3x प्लस 2 का शून्य है, जब यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी -2/3। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर, तो ये फॉर्मूला होता है x प्लस वाई और x माइनस वाई। बहुपद में सबसे बड़े घात वाले घातांक बहुपद की खालिस्तान कहलाते हैं, तो ये बहुपद की घात कहलाता है। बहुपद जिसमें 3 पद हो खालिस्तान बहुपद कहलाता है, तो ये कहलाता है त्रिपदी। कौन सा कहलाता है? ये त्रिपदी बहुपद कहलाता है। बहुपद जिसमें एक ही पद हो खालिस्तान बहुपद कहलाता है, तो ये कहलाता एक पदी। जब t बराबर 0 हो तो बहुपद पी टी बराबर 2 + t + 2t² - 3t³ का मान होता है। यहाँ पर आप 0 रख के देखेंगे तो इसका मान आपको 2 प्राप्त होगा। 99 की पावर 3 है का मान है, तो जब आप इसका मान निकालेंगे इंटू कर लेंगे तो आ जाएगा 970 299। और वह बहुपद जिसमें सभी गुणांक शून्य होते हैं खालिस्तान कहलाता है, तो ये शून्य बहुपद कहलाता है। उसके बाद देखिए अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति। पहला प्रश्न यहाँ हमसे पूछा गया है कि निर्देशांक तल x और y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को खालिस्तान कहते हैं, तो इसे कहा जाता है मूल बिंदु। बिंदु x y में x को भुज तथा y को कहा जाता है, तो y को कोटि कहा जाता है। -3 4 बिंदु -3 4 की x अक्ष से दूरी लिखनी है। x अक्ष से दूरी लिखना है आपको, तो दूरी क्या हो जाएगी इसकी? ये पीछे वाली हो जाएगी y वाली 4, और दूरी के बाद आप इकाई भी यहाँ लिख सकते हैं। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को खालिस्तान कहा जाता है, तो ये वापस आ गया मूल बिंदु से कहा जाता है। निर्देशांक तल निर्देशांक अक्ष तल को खालिस्तान भागों में विभाजित करता है, तो ये 4 भागों में विभाजित करता है। मूल बिंदु के निर्देशांक खालिस्तान होते हैं, तो 0,0 होते हैं। एक्स अक्ष के निर्देशांक को खालिस्तान कहा कहते हैं, इसको भुज कहा जाता है। वाई अक्ष के निर्देशांक को खालिस्तान कहते हैं, तो इसे कोटि कहा जाता है। निर्देशांक 5 2 में भुज का मान है, भुज यानी कि शुरू वाला, तो इसका मान हो गया 5। निर्देशांक -3 -2 में कोटि का मान है, यानी कि पीछे वाला, -2। बिंदु 4,0 खालिस्तान अक्ष पर स्थित होगा, तो ये होगा एक्स अक्ष पर। अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। पहला है यहाँ पर खालिस्तान। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख खालिस्तान होता है, तो ये होता है एक सरल रेखा। समीकरण x बराबर a का आलेख y अक्ष के खालिस्तान एक सरल रेखा होती है, तो ये होती है समांतर। x बराबर 0 खालिस्तान का समीकरण है, तो यह है y अक्ष का समीकरण। x बराबर a का आलेख खालिस्तान अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है, तो ये होती है y अक्ष के। y बराबर a का आलेख खालिस्तान अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है, तो ये होता है x अक्ष के। y बराबर mx के प्रकार का समीकरण खालिस्तान से होकर जाने वाली एक रेखा को निरूपित करता है। इसको निरूपित करता है, मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को निरूपित करता है। रैखिक समीकरण ax + by + c बराबर 0 का आलेख खालिस्तान एक रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है? तो ये एक सरल रेखा होती है। अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के खालिस्तान होती है, तो वो एक दूसरे के भी बराबर होती है, या एक दूसरे के समान होती है, या एक दूसरे के बराबर होती है। आप इन दोनों शब्द में से कोई भी शब्द यहाँ पर लिख सकते हैं। पूर्ण अपने भाग से खालिस्तान होता है, तो पूर्ण अपने भाग से हमेशा बड़ा होता है।
एक खालिस्तान वह है जिसकी केवल लंबाई व चौड़ाई होती है। तो एक पृष्ठ ऐसा होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है। एक रेखा के सिरे खालिस्तान होते हैं, तो एक रेखा के सिरे जो होते हैं वो एक बिंदु होते हैं। वैसे यहाँ रेखाखंड पूछा जाना चाहिए था, लेकिन रेखा पूछा है, तो इसका एक सिरा तो बिंदु होता है और एक सिरा किरण होती है। पांचवा, प्रश्नों की परिसीमाएं खालिस्तान होती है, तो ये वक्रीय होती है। एक शांत रेखा को खालिस्तान रूप से बढ़ाया जा सकता है, तो ये अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ऐसा बढ़ाया जा सकता है, अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अध्याय 6 वह कोण जो 180 डिग्री से बड़ी अधिक होता है परंतु 360 डिग्री से कम माप का होता है, एक कहलाता है, तो ये कहलाता है प्रतिवर्ती कोण। जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक खालिस्तान बनता है, तो ये बनता है कोण। एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, क्या होते हैं, दो अंत बिंदु होते हैं, खालिस्तान कहलाता है, तो ये रेखाखंड कहलाता है। रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु होता है क्या कहलाता है, तो ये किरण कहलाता है। दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो खालिस्तान कहलाता है, तो ये कहलाता है पूरक कोण। यदि तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं तो वे कहलाते हैं संरेख। एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग खालिस्तान होता है, तो ये होता है 180 डिग्री। दीर्घ रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण खालिस्तान होते हैं, तो ये होते हैं संपूरक कोण होते हैं, यानी कि 180 डिग्री का कोण इनमें बनता है। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण खालिस्तान होते हैं, तो ये बराबर होते हैं। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण खालिस्तान होते हैं, तो ये होते हैं बराबर। एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं कहलाता है, तो ये वापस से पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, रेखाखंड कहलाता है। अध्याय 7 त्रिभुज। समान भुजाओं वाले दो वर्ग खालिस्तान होते हैं, तो ये होते हैं सर्वांग सम, यानी कि इनके सभी से बराबर होते हैं। त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं खालिस्तान होती हैं, तो ये बराबर होती है। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज होते हैं, तो ये होते हैं सर्वांग सम। एक त्रिभुज की जिसकी दो भुजाएं बराबर हो खालिस्तान त्रिभुज कहलाता है, तो ये कहलाता समद्विबाहु त्रिभुज। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा खालिस्तान होती है, तो ये बड़ी होती है। समान त्रिभुजाओं वाले दो वृत्त खालिस्तान होते हैं, तो ये सर्वांग सम होते हैं। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा खालिस्तान होती है, तो उसे कर्ण के नाम से जाना जाता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है। अध्याय 8 चतुर्भुज। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं खालिस्तान होती है, तो ये बराबर होती है। यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह एक खालिस्तान होता है, तो वह एक होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। आयत का प्रत्येक कोण एक खालिस्तान होता है, तो ये होता है समकोण, यानी कि 90 डिग्री का होता है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर खालिस्तान होते हैं, तो ये होते हैं परस्पर लंब होते हैं, ये एक दूसरे को लंब के रूप में काटते हैं। एक समचतुर्भुज की विकर्ण एक दूसरे को खालिस्तान करते हैं, तो ये करते हैं समद्विभाजित। के बाद अध्याय 10 वृत्त। पहला है यहाँ पर, वृत्त का केंद्र वृत्त के खालिस्तान में स्थित होता है, तो ये होता है अभ्यंतर में अंदर होता है।
एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी वृत्त की त्रिज्या से अधिक हो, वृत्त के खालिस्तान में स्थित होता है, तो ये उसके बाहर होता है, यानी कि बहिर्भाग में स्थित होता है। एक चाप खालिस्तान होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे होते हैं, तो ये अर्धवृत्त होता है। वृत्तखंड का एक चाप तथा खालिस्तान के बीच का भाग होता है, तो ये जीवा और चाप के मध्य का भाग होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या कहलाती है, तो ये वृत्त का व्यास कहलाती है। अर्धवृत्त का कोण खालिस्तान होता है, तो ये होता है समकोण। चक्र चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग खालिस्तान होता है, तो ये होता है 180 डिग्री। यदि किसी वृत्त की त्रिज्याएं बराबर हो तो वे खालिस्तान कहलाते हैं। त्रिज्याएं बराबर हो तो वे क्या कहलाते हैं, वो सर्वांग सम कहलाते हैं या बराबर कहलाते हैं। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, बराबर लिखना है। उसके बाद वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब जीवा को खालिस्तान करता है, तो ये करता है समद्विभाजित। क्या करता है, ये समद्विभाजित करता है। वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्तीय खालिस्तान कहते हैं, तो इसे कहते हैं जीवा। वृत्त के एक ही खंड के कोई दो कोण खालिस्तान होते हैं, तो ये होते हैं आपस में बराबर। के बाद अध्याय 13 नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पहला, शंकु के खालिस्तान का सूत्र है पाई आर एल, तो ये इसके वक्र पृष्ठ का सूत्र है। अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। शंकु का आयतन तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का आयतन तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच। गोले का आयतन तो गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद अंतिम पाठ अध्याय 14 सांख्यिकी। एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों को खालिस्तान कहा जाता है, तो इनको आंकड़े कहा जाता है। खालिस्तान अध्ययन का वह क्षेत्र है जिसमें आंकड़ों के प्रति प्रस्तुतिकरण विश्लेषण तथा निर्वचन पर विचार किया जाता है, तो यहाँ आएगा सांख्यिकी। आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मानों का अंतर आंकड़ों का क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है उनका परिसर। सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण को बहुलक कहा जाता है। जो अधिक बार आता है वो क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। संख्या 7, 8, 9 का माध्य है, इन सबको जोड़ के 3 का आप डिवाइड कर दें तो आपको आंसर मिल जाएगा 8। किसी वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है वर्गांतर। एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या आंकड़ों अंकों को कहते हैं, तो वापस से रिपीटेड क्वेश्चन है, आंकड़े इसको कहा जाता है। वर्ग अंतराल 80 से 90 में 80 वर्ग की क्या है, ये निम्न वर्ग सीमा है। 9, 5, 3, 4, 7, 3 का परिसर है। उच्च में से निम्न घटा दें, उच्चतम है 9, निम्नतम है 3, घटा देंगे 6 आंसर आ जाएगा। आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य पद खालिस्तान कहलाता है, तो ये कहलाता है उसका माध्यक। तो ये यहाँ तक सारे ऑब्जेक्टिव जो रिक्त स्थान थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं।